नमस्कार बच्चों। आज का ये जो वीडियो लेक्चर है इसके अंदर अपना टॉपिक रहेगा कोलाइडी विलयन बनाने की विधि। इससे पहले अपन पृष्ठीय रसायन के चैप्टर के अंदर पार्ट 4 कर चुके हैं। इन चारों पार्ट के जो वीडियो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं, वहां से आप चाहें तो चारों वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है कोलाइडी विलयन बनाने की विधि। हम कर चुके हैं कोलाइडी विलयन क्या है और कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण भी कर चुके हैं। अब है कोलाइडी विलयन बनाने की विधि। तो हमने पढ़ा था कि जो कोलाइडी विलयन होता है वो दो प्रकार का है। कौन कौन से प्रकार पढ़े थे? एक हमने पढ़ा था द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन, द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन, और एक हमने पढ़ा था द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन, द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन। तो द्रव स्नेही जो कोलाइडी विलयन है उनकी जब चर्चा की थी तो उसमें कहा था कि द्रव स्नेही जो कोलाइडी विलयन है इनका निर्माण आसानी से किया जा सकता है। द्रव स्नेही कोलाइडी विलयनों का निर्माण आसानी से हो जाता है, आसानी से हो जाता है। कैसे? जिन भी प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम को लेकर आपने कोलाइडी विलयन बनाना है, दोनों को लीजिए, मिक्स कीजिए तो आसानी से मिक्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में क्या पाया जाता है? स्नेह पाया जाता है, आकर्षण पाया जाता है। इस कारण वो आपस में मिल जाएंगे और हमारा कोलाइडी विलयन तैयार हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना होता, जो अपनी प्रक्षिप्त प्रावस्था है और जो प्रक्षेपण माध्यम है, प्रक्षेपण माध्यम को मिला देते हैं, को मिलाते हैं। हो गया? ठीक है। उदाहरण अपन देखें तो उदाहरण के रूप में वही जो द्रव स्नेही कोलाइडी विलयनों का उदाहरण हमने लिया है, स्टार्च का कोलाइडी विलयन या गोंद का कोलाइडी विलयन, ये सब किसके उदाहरण है? द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन के उदाहरण है। और यदि इनका निर्माण करना है तो निर्माण आसानी से हो जाता है। बात है द्रव विरोधी कोलाइडी विलयनों की। इस प्रकार के विलयन या द्रव विरोधी कोलाइडी विलयनों का जो निर्माण होता है वो आसानी से नहीं होता। कैसे? आपने जिस पदार्थ का कोलाइडी विलयन बनाना है, जिस पदार्थ का कोलाइडी विलयन बनाना है वो प्रक्षिप्त प्रावस्था और जिसमें बनाना है वो प्रक्षेपण माध्यम, दोनों को मिलाते हैं तो आसानी से मिलते नहीं है। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि दोनों में क्या है? प्रतिकर्षण है। तो द्रव विरोधी कोलाइडी विलयनों को बनाने की कुछ विशेष विधियां हैं। इन विशेष विधियों की सहायता से ही अपन कोलाइडी विलयनों का निर्माण कर सकते हैं। कौन कौन सी है? एक है प्रक्षेपण विधियां और दूसरी का नाम है संगनन विधियां। प्रक्षेपण विधियां और संगनन विधियां। नॉर्मल अपन बात करते हैं कि हमें जिस पदार्थ का कोलाइडी विलयन बनाना है, मान लो कोलाइडी कण का आकार ये है, हमने डिसाइड कर दिया कि इस साइज के बराबर है वो कोलाइडी कण का। तो जिसका कोलाइडी विलयन बनाना है, हो सकता है कि उसके जो कण हैं वो क्या है? छोटे आकार के, वास्तविक विलयन के कणों के आकार के। उसका कोलाइडी विलयन बनाना है तो हमें इन कणों को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ना पड़ेगा तो वो किसमें आ जाएगा? संगनन। संगनन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। या ये भी हो सकता है कि अपन जिस पदार्थ का कोलाइडी विलयन बना रहे हैं उस पदार्थ के कणों का आकार बड़ा हो, हमने उस पदार्थ के कणों को तोड़कर कौन सी सीमा में लेके आना है? कोलाइडी कण की सीमा में। तो बड़े आकार के कणों को तोड़ना कहलाता है प्रक्षेपण, परिक्षेपण। तो इसी आधार पर जो द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन बनाने की विधियां हैं ये दो प्रकार की, प्रक्षेपण विधियां और संगनन विधियां। प्रक्षेपण विधियों में क्या किया जाता है? बड़े आकार के कणों को तोड़कर, बड़े आकार के कणों को तोड़कर कोलाइडी सीमा में लाया जाता है। तोड़कर कोलाइडी कणों की सीमा में, या सीधा लिख दो कोलाइडी सीमा में लाते हैं, कोलाइडी सीमा में लाते हैं। तो वो विधियां आती है प्रक्षेपण में कि अपने पास बड़े आकार का कण है और उसको तोड़कर कोलाइडी कण की सीमा में लेके आएंगे। संगनन में क्या किया जाता है? छोटे आकार के कणों को, छोटे आकार के कणों को संघनित कर, कणों को संघनित कर कोलाइडी कणों का निर्माण किया जाता है। और कोलाइडी कण बनते ही वो कौन सी श्रेणी में आ जाएगा? कोलाइडी विलयन की श्रेणी में आ जाएगा। कोलाइडी कणों का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि संगनन की विधियां क्या है या प्रक्षेपण की विधियों से आप क्या समझते हैं? संगनन का मतलब जोड़ना, प्रक्षेपण का मतलब तोड़ना। तो एक एक करके पर पढ़ेंगे कि प्रक्षेपण की विधियां कौन सी है और संगनन की विधियां कौन सी है। तो अब अपन देखते हैं कोलाइडी विलयन बनाने की प्रक्षेपण विधियां। परिक्षेपण विधि। प्रक्षेपण विधियों में चर्चा कर चुके हैं अपन कि बड़े आकार के कणों को तोड़कर छोटे आकार के कणों में बदला जाता है। तो इस प्रकार की विधियों में बड़े कणों को
तोड़कर, बड़े कणों को तोड़कर कोलाइडी कणों का निर्माण किया जाता है। कोलाइडी कणों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर भी हमारे पास 3 विधियां हैं प्रक्षेपण के अंदर भी। एक है यांत्रिक प्रक्षेपण, यांत्रिक परिक्षेपण, और 2 नंबर बी रहेगा अपने पास वैद्युत प्रक्षेपण विधि, वैद्युत प्रक्षेपण, जिसका दूसरा नाम है ब्रेडिंग आर्क विधि, ब्रेडिंग आर्क विधि, और एक लास्ट रहेगा पेप्टिकरण। पेप्टिकरण विधि के द्वारा भी अपन कोलाइडी विलयन का निर्माण कर सकते हैं। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले यांत्रिक प्रक्षेपण। यांत्रिक, नाम से पता चल रहा होगा, प्रक्षेपण का मतलब तो आप समझ ही चुके हैं, क्या है कि बड़े आकार के कणों को तोड़ना। किसकी सहायता से? यंत्र की सहायता से। क्या यंत्र होता है? एक कोलाइडी मिल होती है। मिल का मतलब चक्की, कोलाइडी मिल, कोलाइडी मिल जिसको अपन चक्की बोलते हैं वही है। एक विशेष प्रकार की चक्की होती है जिसमें धातु के 2 पार्ट लगे होते हैं, धातु के 2 पार्ट लगे होते हैं ऊपर नीचे। एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। दोनों के घूमने की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और जिस पदार्थ का कोलाइडी विलयन बनाना है, उस पदार्थ को जिस प्रक्षेपण माध्यम में बनाना है, उन दोनों को मिक्स करके इसमें डाला जाता है। और इस चक्की से जो भी कण निकलता है उस कण का आकार कोलाइडी सीमा में ही होता है। तो यहां से निकलने वाला जो कण होगा उस कण का आकार क्या होगा? कोलाइडी कण की सीमा में ही होगा। कुछ नहीं, आसान सी विधि है यांत्रिक प्रक्षेपण। इस विधि के अंदर कोलाइडी मिल या कोलाइडी चक्की का प्रयोग किया जाता है, और इस चक्की के अंदर धातु के 2 पार्ट लगे होते हैं। ये धातु के 2 पार्ट हैं, धातु के पार्ट जो एक दूसरे के ऊपर विपरीत दिशा में घूमते हैं। और जिस पदार्थ का हमने कोलाइडी विलयन बनाना है और जिस प्रक्षेपण माध्यम में बनाना है, जैसे मान लो हमने कार्बन का जल के अंदर कोलाइडी विलयन बनाना है, तो कार्बन लिया प्लस जल, दोनों को मिक्स किया और इसके अंदर डाला। और जब ये जैसे आटा पीसने की चक्की होती है, से आटा बाहर निकलता है तो आटे का कण छोटा मोटा कर सकते हैं, तो उसी प्रकार इस चक्की की जो कण का आकार है इस प्रकार सेट किया होता है कि वो 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में ही निकलेगा कण, और 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच कोलाइडी। तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इस चक्की से निकलने वाले कणों का आकार कोलाइडी कणों की सीमा में होता है। और इस प्रकार हमें जिस पदार्थ का कोलाइडी विलयन बनाना होता है वो कोलाइडी विलयन हमें प्राप्त हो जाता है। और उदाहरण के लिए इस विधि से किसका कोलाइडी विलयन तैयार किया जाता है? शाही जो होती है इंक, ये इसी विधि से तैयार की जाती है। शाही भी कोलाइडी विलयन है। किसका? किसमें? द्रव में ठोस। काले रंग की शाही है तो कार्बन के कण ठोस, और जिसमें माध्यम में बनाया गया मोस्टली गम में बनाया जाता है, बबूल के गोंद में इसको बनाया होता है। तो जो बबूल का गोंद है वो द्रव अवस्था में बना लिया जाता है, तो द्रव में ठोस का कोलाइडी विलयन होता है। और जो टैल्कम पाउडर होता है, जो गर्मियों के अंदर घमौरियों से बचने के लिए अपन लगाते हैं, और टैल्कम पाउडर भी एक प्रकार का कोलाइडी विलयन होता है। उसका निर्माण भी इस यांत्रिक प्रक्षेपण विधि से किया जाता है। हो गया। 2 नंबर विधि अपन देखते हैं, वैद्युत प्रक्षेपण। वैद्युत प्रक्षेपण ऊपर लिखा था यांत्रिक प्रक्षेपण, मतलब यंत्र की सहायता से हमने कणों को तोड़ा था, और यहां क्या लिखा है? वैद्युत प्रक्षेपण। प्रक्षेपण का मतलब तोड़ना है। किसकी सहायता से? वैद्युत की सहायता से कणों को तोड़े। कैसे? लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या वैद्युत प्रक्षेपण क्या है? इस विधि के द्वारा धातुओं के सोल तैयार किए जाते हैं। यदि अपन इसके अंदर लिखें तो इस विधि के द्वारा धातुओं के सोल प्राप्त किए जाते हैं, धातुओं के सोल बनाए जाते हैं। धातुओं के सोल का सॉलिड इन लिक्विड सोल का निर्माण किया जाता है। कौन कौन सी किया जाता है? जैसे उदाहरण किसका? कौन सी धातु का? जैसे कॉपर, चांदी, सोना और प्लेटिनम आदि धातुओं का जो सोल है वो इस विधि के द्वारा बनाया जाता है। कैसे? जिस धातु का हमने सोल बनाना है उस धातु की 2 छड़ें ली जाती है, उस धातु की 2 छड़ें ली जाती है। हाँ जी, ले ली। जैसे मान लो हम कॉपर धातु का कोलाइडी विलयन बनाना चाहते हैं, इसका सोल बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? कॉपर धातु की 2 छड़ें लेते हैं और इनको उच्च विभव से जोड़ दिया जाता है। प्रारंभ किससे जोड़ देंगे? उच्च विभव से जोड़ दिया जाएगा। और जिस प्रक्षेपण माध्यम में इनको बनाना है,
सोने का या चांदी का जो कोलाइडी विलयन है जिस प्रक्षेपण माध्यम में बनाना है उस प्रक्षेपण माध्यम में रखा जाता है, या ये कह दें कि जिस प्रक्षेपण माध्यम में इनका निर्माण करना होता है उसी के अंदर उनको डुबोया जाता है। और ये जो पूरा पात्र है हिम मिश्रण में रखा होता है। हिम मिश्रण मतलब इसको ठंडा रखने के लिए इसके चारों ओर आइस भरी होती है, इसके चारों ओर आइस भरी होती है ताकि ये जो हमारा विलयन है वो क्या रहे, ठंडा रहे। ये है हमारा हिम मिश्रण, हिम मिश्रण। अब क्या करेंगे, इन धातु की दोनों छड़ों को आपस में टकराएंगे। आपने देखा होगा जब दो विपरीत विभव की छड़ों को आपस में टकराया जाता है तो विद्युत आरक उत्पन्न होती है, चमक, जिसको चिंगारी भी बोल सकते हैं। वो है क्या एक्चुअल में, बहुत अधिक उच्च ऊर्जा है। जब ऊर्जा का मान अधिक होता है तो वो प्राय प्रकाश का रूप धारण कर लेती है, चिंगारी का रूप धारण कर लेती है। जब इन दोनों छड़ों को टकराएंगे तो बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है जो विद्युत आरक के रूप में मुक्त होती है। वो विद्युत आरक या वो ऊर्जा क्या करती है, धातु के जो सिरे हैं इनको वाष्पीकृत कर देती है। क्या कर देती है, वाष्पीकृत, वाष्प में बदलेगी। लेकिन ये विलयन किसमें रखा हुआ है, हिम मिश्रण में, विलयन ठंडा है। तो जो वाष्प के कण है ये पुनः संघनित हो जाएंगे और पुनः संघनित होकर कौन सी सीमा में आ जाएंगे, कोलाइडी कण की सीमा में आ जाएंगे और इस प्रकार हमें उस धातु का कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाएगा। एक्चुअल में देखें तो यहां पहले छोटे कण, बड़े कण टूटकर बहुत ही छोटे कणों में बदले, फिर वो छोटे कण पुनः संघनित हुए, प्रक्षेपण भी हुआ और संघनित हुए, लेकिन फाइनली देखो बड़ा कण था छोटे कण में ही बदला है। धातु के बड़े कण किसमें बदले, छोटे कण में। तो क्या कहलाता है, प्रक्षेपण। तो उसको नाम दिया जाता है प्रक्षेपण। किसकी सहायता से हुआ, वैद्युत धारा की सहायता से हुआ, तो इसको नाम दिया वैद्युत प्रक्षेपण। और बने हुए कोलाइडी विलयन के स्थायित्व के लिए हम इसमें कोई विद्युत अपघट्य जैसे KOH या NaOH भी डाल देते हैं ताकि हमारा जो कोलाइडी विलयन है वो पुनः संघनित न हो, वो स्थायी रहे। तो ये है वैद्युत प्रक्षेपण विधि। इसी का दूसरा नाम है ब्रेडिंग आरक विधि। ब्रेडिंग आरक, आरक आ गया ना विधि। आरक का मतलब क्या है, चमक। धातु की छड़ों को जब टकराया था तो वहां बिजली जो उत्पन्न हुई थी, वह आरक जो उत्पन्न हुई थी, उसकी सहायता से ये काम हुआ। दो विधियां अपनी कंप्लीट होती है, यांत्रिक प्रक्षेपण और वैद्युत प्रक्षेपण। 3 नंबर अपन चर्चा करने वाले हैं पेप्टिकरण। देखते हैं तीसरी अपनी विधि है पेप्टिकरण। क्या होता है पेप्टिकरण, ताजा बना हुआ कोई अवक्षेप। याद रखें अवक्षेप के कण जो होते हैं वो बड़े होते हैं कोलाइडी कणों से। कोई ताजा बना हुआ अवक्षेप है और उसके कणों को तोड़ना है किसकी सहायता से, वैद्युत अपघट्य की सहायता से। और क्या बनाना है, कोलाइडी कण। ये पूरी प्रोसेस कहलाती है पेप्टिकरण। तो इसके अंदर अपन लिख सकते हैं कि ताजा बने अवक्षेप को वैद्युत अपघट्य की सहायता से कोलाइडी कणों में बदलना पेप्टिकरण कहलाता है। ताजा बने अवक्षेप, ताजा बने अवक्षेप को वैद्युत अपघट्य की सहायता से कोलाइडी कणों में बदलना, या की सहायता से कोलाइडी, ताजा बने अवक्षेप को वैद्युत अपघट्य की सहायता से कोलाइडी कणों में बदलना पेप्टिकरण कहलाता है। बदलना पेप्टाइजेशन, पेप्टिकरण कहलाता है। ठीक है। अब जो आप वैद्युत अपघट्य डाल रहे हो किसके अंदर, ताजा बने अवक्षेप में, तो ये वैद्युत अपघट्य ही कणों को तोड़ रहा है, कोलाइडी कण बना रहा है। तो इस वैद्युत अपघट्य को कहते हैं पेप्टिकारक। मतलब जो पेप्टिकरण की क्रिया कर रहा है, पेप्टिकरण समझ गए होंगे, अवक्षेप को कोलाइडी कणों में बदलना, पेप्टिकरण। ये कर कौन रहा है, वैद्युत अपघट्य। इस वैद्युत अपघट्य को क्या कहेंगे, पेप्टिकारक कहेंगे। उदाहरण के रूप में अपन बात करें कि हमारे पास FeOH थ्राइस का ताजा अवक्षेप, फेरिक हाइड्रोक्साइड। चर्चा कर चुके हैं कि अवक्षेप का कण क्या होता है, बड़ा होता है। अब हम इसमें जो वैद्युत अपघट्य डालते हैं वो याद रखें समान आयन वाला होना चाहिए, या उभयनिष्ठ आयन, सम आयन या उभयनिष्ठ आयन, कि वही आयन वैद्युत अपघट्य में होना चाहिए जो अवक्षेप में पड़ा है। तो हम इसके लिए इसके अंदर डालेंगे FeCl3 फेरिक। ये क्या करेगा, इस अवक्षेप को छोटे छोटे कणों में तोड़ देगा। किस आकार में, कोलाइडी कणों में। तो हो गया अवक्षेप के कणों को कोलाइडी कणों में तोड़ना, पेप्टिकरण। किसने किया, FeCl3। तो ये FeCl3 क्या कहलाएगा, पेप्टिकरण। ये होता क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है। कारण ये है कि जब हम इसके अंदर FeCl3 डालते हैं तो ये जो अवक्षेप है ये अपनी सतह पर उभयनिष्ठ आयनों को अधिशोषित कर लेता है। उभयनिष्ठ मतलब जो इन दोनों में FeOH थ्राइस और FeCl3 में Fe आयन उभयनिष्ठ आयन है, कॉमन है।
तो ये Fe3 आयन, फेरिक जो आयन है, ये इसकी सतह पर क्या हो जाएंगे, अधिशोषित हो जाएंगे। इसके अंदर भी फेरिक आयन पड़े और इसकी सतह पर भी क्या उपस्थित हो चुके हैं, फेरिक आयन। और आपको पता है समान आयनों के बीच में क्या लगता है, प्रतिकर्षण। तो इस प्रतिकर्षण के कारण अवक्षेप पर कण टूटना स्टार्ट हो जाता है और तब तक टूटता रहता है जब तक कि इन अवक्षेप के कणों का आकार कोलाइडी कण की सीमा में नहीं आ जाता हो। ठीक है, तो ये है अपना पेप्टिकरण, पेप्टाइजेशन। पेप्टिकरण का मतलब ही क्या है, अवक्षेप के कणों को कोलाइडी कणों में बदलना। कौन बदलेगा, बस याद रखें, विद्युत अपघट्य। जो ये काम कर रहा है विद्युत अपघट्य, उस विद्युत अपघट्य को ही कहते हैं पेप्टिकरण। तो क्वेश्चन ये भी डाल सकते हैं कि पेप्टिकारक से आप क्या समझते हैं, उत्तर क्या दोगे कि पेप्टिकरण में जो विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है उस विद्युत अपघट्य को पेप्टिकारक कहते हैं। ये पेप्टिकारक अवक्षेप के कणों को कोलाइडी कणों में तोड़ने का कार्य करता है। तो ये अपने प्रक्षेपण की विधियां पढ़ रहे थे। हमने कहा था कि कोलाइडी विलयन बनाने की दो विधियां हैं, प्रक्षेपण विधियां और संघनन विधियां। प्रक्षेपण में बड़े आकार के कणों को तोड़ना, उसके लिए हमारे पास तीन ऑप्शन थे, या कहते हैं तीन विधियां थी, यांत्रिक, वैद्युत प्रक्षेपण और पेप्टिकरण। तीनों की चर्चा अपन कर चुके हैं। नेक्स्ट अपन करने वाले हैं संघनन विधियां, कोलाइडी विलयन बनाने की संघनन विधियां। देखते हैं आगे। अपने प्रक्षेपण विधियां कर चुके हैं। 2 नंबर विधि थी अपने पास संघनन विधि। संघनन विधियां, संघनन विधियों में आपको पता ही है, संघनित करेंगे मतलब छोटे आकार के कणों को जोड़कर कोलाइडी कणों का निर्माण करेंगे। संघनन जो है वो दो तरीकों से किया जा सकता है। यह कहते हैं कि संघनन की हमारे पास दो विधियां हैं, संघनन की रासायनिक विधियां भी हैं और संघनन की भौतिक विधियां भी अपने पास हैं। दोनों को देखने वाले हैं, संघनन की रासायनिक विधियां और संघनन की भौतिक विधियां। एक नंबर देखते हैं संघनन की रासायनिक विधियां। संघनन की रासायनिक विधियां, संघनन की रासायनिक विधियां। हाँ जी, एक जल अपघटन द्वारा, 3-4 तरीके हैं अपने, 3-4 रासायनिक अभिक्रिया कह दो, जल अपघटन के द्वारा भी अपन संघनन कर सकते हैं। 2 नंबर दै से 2 नंबर याद रख लें, दै से द्विक अपघटन के द्वारा भी अपन संघनन करवा सकते हैं। और तीसरा है ऑक्सीकरण द्वारा भी कार्य किया जा सकता है, मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया से भी अपन संघनन कर सकते हैं। और ऑक्सीकरण के साथ जब आ गया ऑक्सीकरण तो इसके साथ कौन रहता है, अपचयन, तो अपचयन के द्वारा भी अपन संघनन करवा सकते हैं, अपचयन द्वारा। एक एक करके देखते हैं। जल अपघटन द्वारा कैसे, उदाहरण लेते हैं अपन, FeCl3 लिया, फेरिक क्लोराइड, और यदि इसका जल अपघटन करवाएं अपन H2O, तो यहां बनता है फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड का हमें कोलाइडी विलयन CS मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन प्राप्त हो गया है। ठीक है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन। द्विक अपघटन द्वारा, द्विक अपघटन का मतलब आप समझ जाओ कि जो भी दो विकारक लेंगे वो एक दूसरे को अपघटित कर देंगे। फॉर एग्जांपल, यदि हम सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में पोटेशियम आयोडाइड डालते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को अपघटित कर देते हैं और वहां हमें प्राप्त होता है सिल्वर आयोडाइड का कोलाइडल सॉल्यूशन, सिल्वर आयोडाइड का कोलाइडल सॉल्यूशन प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। तो हमें सिल्वर आयोडाइड का कोलाइडल विलयन प्राप्त हो गया। चाहे तो दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं, मर्क्यूरी साइनाइड। ठीक है, इसकी अभिक्रिया H2S से करवाते हैं तो हमें
मर्क्यूरी साइनाइड का कोलाइडल सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता है और 2HCl। तो ये जो मैं गोले में करता जा रहा हूं वो समझ लेना कि कोलाइडल विलयन उसका प्राप्त हुआ है। ऑक्सीकरण के द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के द्वारा भी हम कोलाइडल विलयन बना सकते हैं। कैसे? देखो, H2S प्लस SO जब ये विक्रिया करवाई जाती है हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड की, तो यहां हमें सल्फर का कोलाइडल विलयन प्राप्त होता है। सल्फर का कोलाइडल विलयन प्राप्त हो जाता है। एक उदाहरण और देख लेते हैं ऑक्सीकरण का। ये क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड और SO2 क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। किसका? H2S का। हाइड्रोजन हट गए, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण। तो इस H2S में सल्फर के साथ जो हाइड्रोजन थी वो हट चुकी है, तो हाइड्रोजन हटना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड प्लस HiO3 आयोडिक अम्ल। जब दोनों की अपन अभिक्रिया करवाएंगे तो ये एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। यहां हमारे पास आयोडीन का कोलाइडल सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता है। आयोडीन का कोलाइडल सॉल्यूशन प्लस 3H2। ओके। चौथा है अपचन के द्वारा। अपचन अभिक्रियाओं के द्वारा भी हम कोलाइडल विलयन का निर्माण कर सकते हैं। कैसे? ओरम क्लोराइड AuCl3 का अपचन कराना है किसकी प्रेजेंस में? फॉर्मेल्डिहाइड की उपस्थिति में। हाँ जी, क्या बनेगा? सोने का सोल हमें प्राप्त हो जाएगा। 3 फॉर्मिक अम्ल प्लस HC। तो ये हमें सोने का सोल यहां प्राप्त हो जाता है। तो संघनन की रासायनिक विधियों में 4 विधियां अपने पास है। जल अपघटन के द्वारा भी अपन संघनन करवा सकते हैं, जल अपघटन के द्वारा भी अपन कोलाइडल विलयन बना सकते हैं, दिक अपघटन के द्वारा भी बना सकते हैं, ऑक्सीकरण विक्रियाओं के द्वारा भी बनता है, और अपचन के द्वारा भी अपन कोलाइडल विलयन का या कोलाइडल सॉल्यूशन का निर्माण कर सकते हैं। तो ये थी अपने संघनन की रासायनिक विधियां। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं संघनन की भौतिक विधियां, कि भौतिक विधियों के द्वारा भी हम संघनन का कार्य करवा सकते हैं और उसे कोलाइडल विलयन बना सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट अपन देखने वाले हैं संघनन की भौतिक विधियां। तो सबसे इसकी भी 3 विधियां हैं। कौन कौन से पहले लिख लेते हैं। विलायक विनिमय द्वारा, विलायक विनिमय, विनिमय का मतलब है एक्सचेंज करना, विलायक विनिमय द्वारा। दूसरा अपन करेंगे अति शीतलन द्वारा, अति शीतलन द्वारा। और तीसरा मेथड अपना रहेगा द्रव का वाष्प में संघनन, वाष्प में संघनन। पहले देखते हैं विलायक विनिमय द्वारा। देखो, हमारे पास कोई पदार्थ है विलेय और कहें तो प्रक्षिप्त प्रावस्था, इसका हमें बनाना है कोलाइडल विलयन। इसका बनाना है हमें कोई एक विलायक A है, उसके कोलाइडल विलयन बनाना है विलायक A में। लेकिन ये विलेय इस विलायक A में घुलनशील नहीं, और यही विलेय किसी दूसरे विलायक में तो घुल सकता है। इसको नाम देता हूं विलायक B। हमने कोलाइडल विलयन बनाना है इस विलायक में, लेकिन यह पदार्थ इस विलायक में नहीं घुल रहा, लेकिन किसी दूसरे ऐसे विलायक में घुल रहा है जो कि दोनों आपस में घुलनशील है। कि विलायक A और विलायक B आपस में घुल सकते हैं, लेकिन इस विलायक A में विलेय नहीं घुल सकता, यह विलेय घुल सकता है केवल विलायक B। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं कि पहले जो हमारा विलेय या जो प्रक्षिप्त प्रावस्था है उसको विलायक B में घोल लेते हैं। अब जो विलेय तैयार होगा उसको विलायक A में डाल। तो विलायक A में ये विलायक B तो घुलेगा, लेकिन अपने घुलने के साथ साथ जो इसके अंदर आपने विलेय डाला था वो भी इसके अंदर मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो इसको अपन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि इस विधि के अंदर हम विलायक का विनिमय करते हैं। यदि कोई विलेय किसी एक विलायक में घुलनशील नहीं, लेकिन वह किसी अन्य विलायक में घुलनशील होता है और वे दोनों विलायक आपस में परस्पर घुलनशील होते हैं, तो हम हमारे उस विलेय को या प्रक्षिप्त प्रावस्था को दूसरे विलायक में घोल लेते हैं और उस प्राप्त विलयन को विलायक A में या पहले विलायक में घोलते हैं। तो उस दूसरे विलायक के साथ साथ वो प्रक्षिप्त प्रावस्था या वो अविलेय पदार्थ भी विलायक A में घुल जाता है और ये कहलाता है विलायक विनिमय। विनिमय मतलब एक्सचेंज कर दिया, हमने पहले इन दोनों को घोला और उसके बाद में इसको हटा दिया और ये इसके साथ घुल चुका है। कैसे? उदाहरण से शायद आपके और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कैसे? हमने बनाना है सल्फर का कोलाइडल विलयन, सल्फर का कोलाइडल विलयन, CS मतलब कोलाइडल। सल्फर जो है किसमें बनाना है? जल में कोलाइडल विलयन बनाना है, लेकिन सल्फर जल में अविलेय है। सल्फर को हम घोल लेते हैं एल्कोहल में। ठीक, सल्फर किसमें घुल गया? एल्कोहल में।
जल में नहीं घुल रहा था, एल्कोहल में घुलता है। जबकि हमने कोलाइडी विलेन सल्फर का किसमें बनाना है, जल में बनाना है। जल में तो घुल नहीं रहा, हमने एक रास्ता निकाला, सल्फर को घुल लिया हमने एल्कोहल में। और आपको पता है एल्कोहल और जल तो आपस में घुलनशील है। अब इस सल्फर युक्त एल्कोहल को डाल देते हैं जल में, तो क्या होगा, जल और एल्कोहल तो आपस में घुल जाएंगे। और इसी एल्कोहल में क्या पड़ा था, सल्फर, तो सल्फर भी इस जल में विलय हो जाता है और इस प्रकार हमें जल में सल्फर का कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। ये है अपना विलायक विलयन। नेक्स्ट 2 नंबर देखने वाले हैं अपने अति शीतलन द्वारा। अति शीतलन, शीतलन समझते हो, ठंडा करना। अति का मतलब ज्यादा। जब किसी पदार्थ को अपन बहुत अधिक ठंडा करते हैं तो धीरे धीरे उसके कण जुड़कर वो द्रव ठोस अवस्था में आना प्रारंभ हो जाता है और जो कण जुड़ते हैं तो कोलाइडी कण बन जाएगा। किसके द्वारा जुड़ा, अपने पदार्थ को बहुत अधिक ठंडा करके। कैसे, क्लोरोफॉर्म का जलीय विलयन अपने पास, क्लोरोफॉर्म का जलीय विलयन। इस क्लोरोफॉर्म के जलीय विलयन को अपन बहुत अधिक जब ठंडा करते हैं, जब इसका अति शीतलन करते हैं, बहुत अधिक ठंडा करते हैं, तो ये जो जल के कण है ये धीरे धीरे आपस में जुड़कर ठोस कणों के रूप में परिवर्तित होकर किसका निर्माण कर लेते हैं, कोलाइडी कणों का। और इस प्रकार हमें क्लोरोफॉर्म का कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। किसके द्वारा, अति शीतलन के द्वारा। क्लोरोफॉर्म में जल का कोलाइडी विलयन प्राप्त हो गया है। किस कौन सी विधि के द्वारा, अति शीतलन के द्वारा। तीसरा है द्रव का वाष्प में संघनन, कि कोई पदार्थ उसको जब हम गर्म कर रहे हैं तो उसकी क्या बनेगी, वाष्प। तो हम उस वाष्प में, उस वाष्प का, जिस पदार्थ का कोलाइडी विलयन बनाना है उस पदार्थ की क्या बनी, वाष्प। उस वाष्प का क्या कर लेंगे, द्रव में संघनन। कौन से द्रव में संघनन, जिस प्रक्षेपण माध्यम में आपने उसका कोलाइडी विलयन बनाना है। तो इस विधि के अंदर जिस पदार्थ का कोलाइडी विलयन बनाना होता है उस पदार्थ की वाष्प को द्रव कैसा होगा, ठंडा, द्रव में संघनित कर लिया जाता है। द्रव में संघनित कर लिया जाता है। ठीक है, कैसे, उदाहरण पर इसकी बात करें तो मरकरी Hg प्लस सल्फर का कोलाइडी विलयन, सल्फर का कोलाइडी विलयन। सल्फर को गर्म करेंगे, सल्फर की क्या बनेगी, वाष्प बनेगी। और इस वाष्प को किसमें से गुजारेंगे, इस वाष्प को गुजारेंगे द्रव मरकरी में से। तो सल्फर के जो कण हैं इसके अंदर गुजरेंगे तो धीरे धीरे क्या होने लग जाएंगे, संघनित होने लग जाएंगे। इस प्रकार हमें मरकरी में सल्फर का कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाएगा। तो कोलाइडी विलयन बनाने की हमने सारी विधियां कर ली है। कौन कौन सी थी, भौतिक, स्टार्टिंग करते हैं। कोलाइडी विलयन बनाने की 2 विधियां थी हमारे पास, प्रक्षेपण की विधियां और संघनन की विधियां। प्रक्षेपण में कणों को जोड़ा, प्रक्षेपण में कणों को तोड़ा और संघनन में जोड़ा। प्रक्षेपण की हमने 3 विधियां की थी, यांत्रिक प्रक्षेपण, वैद्युत प्रक्षेपण या दूसरा नाम था ब्रेडिंग आर्क विधि, और तीसरा था पेप्टिकल। संघनन में हमारे पास 2 तरीके थे, रासायनिक अभिक्रियाओं से भी संघनन कर सकते थे और भौतिक विधियों से भी कर सकते थे। रासायनिक के अंदर हमने विधियां ली थी 4। पहली थी जल अपघटन द्वारा, दूसरी दिक् अपघटन द्वारा, तीसरी ऑक्सीकरण और चौथी अपचलन। भौतिक विधियों में हमारे पास 3 तरीके हैं, विलय विनिमय के द्वारा, अति शीतलन के द्वारा और द्रव का वाष्प में संघनन। कौन से द्रव का, जिस द्रव का या जिस पदार्थ का आप कोलाइडी विलयन बना रहे हो उस पदार्थ की वाष्प को द्रव में संघनित कर लेते हैं। ओके, तो ये है अपना कोलाइडी विलयन बनाने की विधियां। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं कि हमने कोलाइडी विलयन तो बना दिया है, उसमें जो अशुद्धियां रहती हैं उन अशुद्धियों को कैसे दूर करें, मतलब कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण। हमने कोलाइडी विलयनों का निर्माण कर लिया है। जो कोलाइडी विलयन बनता है तो उसमें कुछ अशुद्धियां रह सकती है, किसकी, आयनों की। या अपन स्टार्टिंग से बात करते हैं कि जब हमने कोलाइडी विलयन बनाया था तो उस समय हमने कौन सी विधि काम में ली थी। एक विधि हमने काम में ली थी यांत्रिक प्रक्षेपण। यांत्रिक प्रक्षेपण में हमने क्या किया था, बड़े आकार के कणों को तोड़ा था। हो सकता है कि कुछ कण बड़े रह गए उसमें, हो सकता है कि उसमें कुछ कण थोड़ी सी मात्रा में बहुत ज्यादा छोटे बन गए, मतलब बड़े कण रह गए तो निलंबन कणों की शुद्धियां आ गई, और कोलाइडी कणों से छोटे कण यदि उसमें बन गए हैं कुछ थोड़े बहुत तो वो वास्तविक कणों की शुद्धियां आ गई। फिर हमने 2 नंबर एक विधि की थी वैद्युत प्रक्षेपण। वैद्युत प्रक्षेपण में हमने क्या किया था, कोलाइडी विलयन में आवेश प्रवाहित किया था, धारा प्रवाहित की थी। तो हो सकता है कि उसके अंदर आयनों की अशुद्धि आ गई। या हमने पेप्टिकरण भी किया था, एक विधि हमने पेप्टिकरण भी की थी। तो पेप्टिकरण में हमने क्या किया था, ताजा बने अवक्षेप में वैद्युत अपघट्य डाला था, वो वैद्युत अपघट्य के अंदर आयन थे। तो हो सकता है कि हमारा जो कोलाइडी विलयन बना है उसमें
कुछ आयन शेष रह गए। तो कुल मिला के बात यह है कि कोलाइडी विलयन में किसकी अशुद्धियां हो सकती है, किसके निर्माण की विधियों के अनुसार इसमें वास्तविक कण मतलब छोटे कण हो सकता है, निलंबन के कणों की अशुद्धि रह गई हो, निलंबन कणों की, या यह भी हो सकता है कि आयन भी अशुद्धि के रूप में आ गए हो, आयनों की अशुद्धियां हो सकती है। इनको दूर करना है। कहीं सोचो कि अशुद्धि इसमें किस चीज की मिली, अशुद्धि हमने बनाया है तो या तो उसमें छोटे कण या बड़े कण हो सकता है, कुछ आयन भी उसमें रह गए। तो ये जो अशुद्धियां हैं इनको दूर करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। पहला है अपोहन, जिसको डायलिसिस बोलते हैं, अपोहन। इस विधि में हम क्या करते हैं कि जो हमारा कोलाइडी विलयन बना उस कोलाइडी विलयन को एक अर्धपारगम्य थैली में भर लेते हैं। एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसकी चर्चा अपन पहले कर चुके हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली, ये वही झिल्ली है जहां से कोलाइडी विलयनों की खोज हुई, क्योंकि जो ग्रहण थे वो पदार्थों को अर्धपारगम्य झिल्ली से गुजार रहे थे, कुछ नहीं गुजरे, उन्हीं कणों को तो नाम दिया था कोलाइड। तो दोबारा और आप थोड़ा याद करके देखो तो मैंने कहा था कि अर्धपारगम्य जो झिल्ली होती है वो अपने अंदर से विलेय कणों को रोक लेती है और विलाय के कणों को गुजरने देती है। ये है अर्धपारगम्य झिल्ली। इसके अंदर हमने क्या भर लिया है, हमारा कोलाइडल विलयन, और इसके अंदर एक तरफ से जल को प्रवेश करवाया जाता है और दूसरी तरफ से जल निष्कासित होता रहता है, मतलब जल का प्रवाह इसमें लगातार होता रहता है। और आपको पता है कि अर्धपारगम्य झिल्ली में से कौन गुजर सकता है, विलायक जल। जल इसके आर पार जब गुजरेगा तो अपने साथ जो छोटे कण हैं, छोटे कण मतलब वास्तविक कणों की अशुद्धियों को बहाकर बाहर ले आएगा। वास्तविक कणों की अशुद्धि जो है वो जल के साथ बहकर कोलाइडी कणों से बाहर निकल जाएगी। तो अर्धपारगम्य झिल्ली इसमें से कोलाइडी कण तो नहीं गुजर सकते, लेकिन जो छोटे कण है, वास्तविक कण है, वो इसमें से गुजर जाएंगे। तो इस प्रकार हमारी जो वास्तविक कणों की अशुद्धियां हैं वो ये दूर हो जाती है। ठीक, ये इतनी सी विधि है। दूसरा अपन लेते हैं, दूसरी विधि वैद्युत अपोहन। वैद्युत अपोहन, नाम इसमें भी अपोहन है, एक शब्द जुड़ गया है वैद्युत, मतलब विद्युत धारा लगाएंगे, सिंपल सी बात है। ये जो उपरोक्त अपोहन विधि है, या सीधा कह दें कि अपोहन जो विधि है उस विधि के जो शुद्धिकरण की दर है वो धीमी है, मतलब इसमें जो काम होता है वो स्लो स्पीड से होता है। अपोहन धीमी गति से होता है, धीमी गति से होता है। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर, इसी सेम अपरेटस के अंदर, सेम उपकरण के अंदर हम विद्युत, ये अपनी अर्धपारगम्य झिल्ली है, लटका रखी है, जल प्रवेश कर रहा है और यहां से निकल रहा है। हम इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, 2 इलेक्ट्रोड। ऐसा करने से अपोहन की दर बढ़ जाती है। कुछ नहीं किया, ऊपर वाली विधि है, बस उसके अंदर हमने क्या डाल दिए हैं, 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए। इन इलेक्ट्रॉनों के कारण ये इसके अंदर अपना क्या पड़ा है, कोलाइडल सॉल्यूशन बना है। इन इलेक्ट्रॉनों के कारण अपोहन की दर बढ़ जाती है, तो अपना काम जो है वो तेज गति से होने लग जाता है। लेकिन इसी के साथ साथ हमें एक एक्स्ट्रा फायदा और भी हो जाता है कि यदि इस कोलाइडी विलयन के अंदर कोई आयनों की अशुद्धि पड़ी है, चाहे धनायन की है चाहे वो ऋणायन की, तो ये जो इसके अंदर आयन उपस्थित है वो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रॉनों की ओर गमन कर जाते हैं। मान लो ये धन का विभव है और इधर ऋण का विभव है। सपोज किसके अंदर धन की शुद्धि है तो कहां आकर्षित होगी, ऋणावेशित इलेक्ट्रोड की ओर। यदि मान लो इसमें ऋणायन की शुद्धि है तो कहां आकर्षित होगी, धनावेशित इलेक्ट्रोड की ओर। तो दूसरा हमें बेनिफिट ये हो जाता है कि जो आयन है उनकी अशुद्धि, आयनों की अशुद्धि भी दूर हो जाती है। कैसे, विपरीत आवेशित इलेक्ट्रॉनों की तरफ ये गमन कर जाते हैं। दोनों विधियां छोटी छोटी हैं, आसान है, एक जैसी। वैद्युत आया तो वैद्युत क्षेत्र लगा। देखते हैं तीसरी विधि है अति सूक्ष्म निस्यंदन द्वारा। इंग्लिश में इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। क्या है कि यदि हम कोलाइडी विलयन को साधारण फिल्टर पेपर से गुजारें, मैं यहां एक साधारण फिल्टर पेपर ड्रॉ कर रहा हूं। साधारण फिल्टर, हालांकि इतने बड़े छिद्र होते नहीं, फिर भी मैंने आपको दिखाया है कि साधारण फिल्टर जो पेपर होता है उसमें छिद्रों का आकार बड़ा होता है, और इतना बड़ा होता है कि यदि हम इसके अंदर से कोलाइडी विलयन को छानेंगे तो कोलाइडी जो कण है वो भी इसके आर पार गुजर जाते हैं, तो कोलाइडल सॉल्यूशन भी इसके आर पार गुजर जाएगा। छोटे कण की तो अशुद्धियां निकलनी है कोलाइडी कण में, तो सारा मटेरियल आर पार हो जाएगा।
तो हम क्या करते हैं कि ये जो फिल्टर पेपर है इसको कोलोडियन विलियन या कोलेडियन भी बोल सकते हैं, कोलेडियन विलियन में गुजारते हैं, मतलब कोलेडियन विलियन में डिप करके सुखा लेते हैं। पहले देख लेते हैं कोलेडियन विलियन क्या होता है। ये नाइट्रोसेलुलोज का ईथर में विलियन होता है। कितने प्रतिशत? 4% का ईथर में विलियन, नाइट्रोसेलुलोज का ईथर में विलियन कितना? 4% का। कि 4% क्या लिया? नाइट्रोसेलुलोज और 96% है ईथर। तो ईथर में जो विलियन बनता है नाइट्रोसेलुलोज का, उसी को बोलते हैं कोलेडियन विलियन। इस विलियन में से हमने उसको डुबोया और बाहर निकाल दिया। सूखने के बाद क्या होता है कि ये जो हमारा फिल्टर पेपर था जिसके कणों का छिद्रों का आकार पहले बड़ा था, तो इस छिद्र के चारों ओर कौन जमा हो जाता है? नाइट्रोसेलुलोज का विलियन जो कोलेडियन विलियन है वो इसके चारों ओर छिद्रों में जमा हो जाता है। इनके छिद्रों का आकार जो पहले बड़ा था अब कितना कर देता है? और छोटा। कितना छोटा कर देता है? कोलाइडिकल की सीमा में। अब क्या होगा? अब यदि हम इसके ऊपर से कोलाइडल सॉल्यूशन डालेंगे तो पहले तो छिद्रों का आकार बड़ा होने के कारण कोलाइडी कण, छोटे कण आर पार होते थे। अब केवल छोटे कण ही, वास्तविक कण तो आर पार हो जाएंगे, लेकिन कोलाइडल जो पार्टिकल है वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएंगे और इस प्रकार हमें शुद्ध कोलाइडल विलियन प्राप्त हो जाएगा। सिंपल सा मेथड, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। साधारण फिल्टर पेपर है, छिद्रों का आकार बड़ा, हमने करना है छोटा। कैसे होगा? उसको कोलाइडल विलियन को सुखा, क्या हुआ? कोलाइडल जो विलियन है छिद्रों के चारों ओर जमा हो गया, छिद्र का आकार छोटा हो गया। तो ये हमने देखा कोलाइडल विलियनों के शुद्धिकरण की 3 विधियां, अपवहन, वैद्युत अपवहन और अति सूक्ष्म विषय। तो इस प्रकार अपना कोलाइडल विलियन शुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट अपन देखने वाले हैं अब कोलाइडल विलियनों के गुणधर्म कि कोलाइडल विलियन के क्या क्या विशेषताएं होती है।